नाज़रीन, इजरायली फौज का सबसे बड़ा अफसर लेफ्टिनेंट जनरल इयाल ज़मीर सिक्योरिटी कैबिनेट को ब्रीफिंग देता है। ब्रीफिंग में कुछ ऐसी बातें कहता है जिससे पता चलता है कि इजरायली फौज में कितनी कमजोरियां हैं। आज से पहले ये खबर ना बाहर आई, ना ही किसी ने अभी तक दी है। सबसे पहले उसका जुमला क्या था? कहता है द आईडीएफ इज गोइंग टू कोलैप्स इन ऑन इटसेल्फ। आईडीएफ अपने ही वजन से गिरने वाली है। और आगे वो क्या कहता है? आगे वो कहता है कि हमारे पास सबसे बड़ी चीज 10 रेड फ्लैग्स हैं जो मैं आपको दे रहा हूं। सबसे पहली क्या? 12,000 सिपाहियों की कमी है। इसका मैं हिंट अपने पिछले व्लॉग में दे चुका हूं। लेकिन जो आज बड़ी खबर है वो ये है कि 37,500 फौजी इजराइल के जहनी तौर पर मफलूज हैं, मगर हाजिर सर्विस भी हैं। इनमें से 280 के करीब ने खुदकुशी की कोशिश की है। 2024 से लेकर अब तक 60 से ज़्यादा इसमें कामयाब भी हो चुके हैं, यानी 60 लोगों ने अब तक खुदकुशियां की हैं। किसी भी फौज में खुदकुशी का सबसे बड़ा रेट है। सिपाहियों को इस ट्रॉमा के बावजूद, दिमागी तौर पे मफलूज होने के बावजूद, पीटीएसडी होने के बावजूद फ्रंट लाइंस पे भेजने की ज़बरदस्ती की जा रही है। उनको सज़ा की धमकी दी जा रही है। साइकेट्रिस्ट की रिपोर्ट्स को इग्नोर किया जा रहा है। एक सिपाही ने अपने कमांडर को खत लिखा कि मैं अपने लिए और दूसरों के लिए खतरनाक हूं। आगे से कमांडर ने जवाब दिया, अगर तुम नहीं गए, अव्वल तो तुम्हें फौज छोड़ना पड़ेगी, दूसरा तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। यह है पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है नाज़रीन। इजराइल का एक प्लान था। उस प्लान में यह था कि मुस्लिम दुनिया को तितर बितर कर दो, बिल्कुल इनके दरमियान ऐसी डिवाइड पैदा करो। लेकिन उस डिवाइड को रोकने के लिए एक मुल्क ने झंडा उठा लिया, और वो है पाकिस्तान। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर एक सियासी ज़ल्ज़ला आया हुआ है। सऊदी अरेबिया, तुर्की, मिस्र, इजिप्ट, पाकिस्तान, ये 4 मुल्क मिल के इस्लामाबाद में सर जोड़ के बैठे हुए हैं। अमेरिका के बिना, इजराइल के बिना। पाकिस्तान अब अमेरिका और ईरान के दरमियान बैक चैनल बन गया है। ईरान ने 20 पाकिस्तानी जहाज़ों को हुर्मुज़ से गुजरने दिया है। चाइना इसके पीछे सपोर्ट कर रहा है। नेतन्याहू, जो बेसिकली इस खेल की कड़ियां मिलाना चाह रहा था, जो इस खेल को कंट्रोल करना चाह रहा था, वो ख़त्म हो गया। तो आज मैं आपको कुछ कहानियां सुनाने जा रहा हूं। पहली ये कि इजराइल की फौज की अंदरूनी तबाही का हाल आपको बताऊंगा। दूसरा, इस्लामाबाद में जो सियासी ज़ल्ज़ला आया है, ये अब एक नया नक्शा बनने जा रहा है, एशिया का नया नक्शा बनने जा रहा है। बहुत पहले किसी ने कहा था कि वो दिन दूर नहीं जब दुनिया की किस्मत के फैसले पाकिस्तान में होंगे, और आज आप देख लें कि दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जाएगी, नहीं जाएगी। दुनिया एक एटमी जंग की तरफ जाएगी, नहीं जाएगी। ये फैसला इस वक्त पाकिस्तान की सरजमीन पर हो रहा है। तो आइए आगाज़ करते हैं। 27 मार्च 2026 को इजरायली सिक्योरिटी कैबिनेट का इजलास होता है। आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल इयाल ज़मीर ने एक वहां पे स्टेटमेंट दिया। चैनल 13 इजराइल का बहुत मरूफ चैनल है, उसने इसको रिपोर्ट किया। वो कहता है, आई एम रेजिंग 10 रेड फ्लैग्स इन फ्रंट ऑफ यू। मैं तुम्हारे सामने 10 खतरे के निशान उठा रहा हूं, रख रहा हूं। राइट नाउ द आईडीएफ नीड्स अ conspiration law, a reserve duty law and a law to extend mandatory service। अभी आईडीएफ को भर्ती का कानून बदलना पड़ेगा, रिजर्व ड्यूटी के कानून को बदलना पड़ेगा, और फौज में रहने की मुद्दत बढ़ाने का कानून बनाना पड़ेगा। बिफोर लॉन्ग the IDF will not be ready for its routine missions and the reserve system will not last। आईडीएफ अपने रूटीन के काम, अपने रूटीन की मिशन जो है वो नहीं कर पाएगी। आगे वो सोचिए, वो कहता है जल्द ही, अगला जो उनका जुमला था कि जल्द ही आईडीएफ अपने रोजमर्रा के कामों से निपट नहीं पाएगी। रोजमर्रा के काम क्या है? गजा में धावा बोलना, लबनान पे हमला करना, इंटरनल सिक्योरिटी कायम रखना, वो नहीं कर पाएगी। जल्द ही, ये अल्फाज हैं इजराइल के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के, ये खुद फौज कह रही है। अब दोस्तों अगला हिस्सा जरा नंबर सुनिए। 12,000 सिपाहियों की कमी है। जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक आईडीएफ को अभी 12,000 कॉम्बैट सोल्जर्स चाहिए लड़ने वाले। गजा जंग चल रही है, लबनान में जंग चल रही है, वेस्ट बैंक में टेंशन है, ईरान पे हमले हो रहे हैं, लेकिन सिपाही खत्म हो गए। अब जो बचे हैं उनमें से जरा सुनिए आप, 37,500 जहनी मफलूज हैं। टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के मुताबिक 37,500 सिपाही पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, और दूसरे जहनी बीमारियों का शिकार है। पीटीएसडी जो है ये क्या होता है? बड़ी ये कोई आम बीमारी नहीं है। जब भी कोई शख्स शदीद सदमा देखे, जंग, मौत, तशद्दुद, तो उसका दिमाग उस सदमे से भर दिया जाता है। मैं आसान अल्फाज में आपको समझा रहा हूं। नींद में चीख उठना, फ्लैशबैक्स आना, पैनिक अटैक्स होना, यानी 37,500 फौजी इस सब का शिकार है। 15,000 अभी तक जो है वो कमेटी से गुजरे नहीं है।
कमेटी क्या होती है? यानी इसमें से 15,000 सिपाही अभी तक उनका मेडिकल कमेटी के सामने बैठना ही नहीं हुआ। 37,000 तो वो है ना कि जिनका मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया है, अभी 15,000 का मेडिकल एग्जामिनेशन होना बाकी है। न जाने इसमें से और कितने ज़हनी मफलूज निकलेंगे। यानी आईडीएफ जो है, जिनको अभी तक प्रोसेस नहीं किया गया, जो कह रहे हैं कि हमारा दिमाग ठीक नहीं है, अपनी सही हालत में नहीं है, आईडीएफ उनको वापस फ्रंट पे लड़ने के लिए भेज रहा है। 280 के करीब, नहीं 279 के करीब लोगों ने खुदकुशियां कर ली हैं दोस्तों। 60 से ज़्यादा कामयाब हुई हैं। 2013 में 17 खुदकुशियां थी, 2024 में ये नंबर 24 हो गया था। रिकॉर्ड नंबर है ये। और 2026 के पहले 6 महीनों में 18 और इजरायली फौजियों ने खुदकुशी की है। यानी ये फौज अगर आप देखें तो अंदर से टूट रही है, अंदर से टूट फूट का शिकार है दोस्त। अब मैं आपके सामने आता हूं, वो बात रखने जा रहा हूं जो कि यूं कह लें कि इंसानियत के खिलाफ है। वैसे तो इजराइल की सारी हरकतें ही इंसानियत के खिलाफ होती हैं। इजरायली एनालिस्ट हैं शाइल बिन एफ्राइम, उसकी रिपोर्ट है जो कहती है कि आईडीएफ ने उन सिपाहियों को वापस फ्रंट पे भेज रहा है जो पीटीएसडी का शिकार हैं। उनके अपने साइकेट्रिस्ट की रिपोर्ट के बरखिलाफ कमांडर्स कह रहे हैं कि एब्सेंस विदाउट ऑफिशियल लीव, बिना इजाजत के फौज छोड़ना, इसका मतलब है कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, इन्हें सजा दी जाएगी। यानी इनके अपने कमांडर्स पे ये नौबत आ गई है कि इनको अपने सिपाहियों को, अपने फौजियों को मैदान जंग में लाने के लिए धमकी दी जा रही है। अब आप जरा समझिए, जो आदमी, जो फौज, अब आप मवाजना कर लीजिए, पाकिस्तान की फौज है, ईरान की फौज है, दूसरे मुस्लिम ममालिक की फौज है, जो जज्बा शहादत से लड़ रहे हो, जो अपने मुल्क को वतन के लिए लड़ रहे हो, जो अपने दीन के लिए लड़ रहे हो, उनका जज्बा क्या होगा? और वो कि जिनको धमकी देकर मैदान जंग में लाया गया हो, वो क्या लड़ेंगे दोस्तों? यही वजह है कि अपनी पूरी ताकत के बावजूद भी ये चंद मुट्ठी भर मुजाहिदीन के सामने फुस हो जाते हैं। आगे सुनिए क्या कहता है। साइकेट्रिस्ट डॉक्यूमेंट्स जाते हैं आईडीएफ के पास। साइकेट्रिस्ट ने इनकी मेंटल एवेल्युएशन की और इन्होंने जो खतूत हैं इन फौजियों के, देखिए होता क्या, ये फौजी जो फ्रंट लाइन पे होते हैं पर ये खतूत लिखते हैं। फ़ोन पे कन्वर्सेशन नहीं, फ़ोन नहीं कर सकते, व्हाट्सएप नहीं कर सकते, ख़त लिखना पड़ता है ताकि ट्रेस ना हो सके। खतूत जो लिखे वो पहुँचे मिलिट्री के साइकियाट्रिस्ट के पास। उन खतूत को पढ़ के पता चला कि ये तो शदीद जहनी दबाव और जहनी बीमारियों का शिकार है। और उस चिट्ठियों में क्या लिखा हुआ था, उसकी एवेल्युएशन क्या थी कि ये सिपाही न सिर्फ अपने लिए ख़तरा है बल्कि दूसरों के लिए भी ख़तरा है। कमांडर ने जवाब क्या दिया? फिगर इट आउट, इसको देखो, इसको हल करो। ये एक सिपाही की कहानी है, ये मैं आपको लिख भी रहा हूं। एक सिपाही लिखता है, उसका खत था कि आई सेंट माई कमांडर अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम अ साइकियाट्रिस्ट एक्सप्लेनिंग आई एम डेंजरस टू माई सेल्फ एंड दोज अराउंड मी एंड ही स्टिल टोल्ड मी आई हैड टू रिपोर्ट। आई बेग्ड, आई क्राइड टू हिम ऑन द फोन बट ही सेड आई एम सॉरी बट whoever doesn't show up is considered AWOL with all the consequences। मैंने अपने कमांडर को साइकियाट्रिस्ट की चिट्ठी भेजी जिसमें लिखा था कि मैं अपने लिए और दूसरों के लिए खतरा हूं, फिर भी उसने कहा कि मुझे आना होगा। मैंने गुजारिश की, मैंने भीख मांगी, मैं फोन पर रोया। ये हालत हो चुकी है इनकी, सोचिए। लेकिन उसने कहा कि मुझे अफसोस है लेकिन जो नहीं आएगा उसको जो है वो फरारी, AWOL का मतलब होता है AWOL, फरारी समझा जाएगा और सजा भी मिलेगी उसको। कमांडर का जस्टिफिकेशन क्या था? वो कहता है दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉर इन द हिस्ट्री ऑफ जूइश पीपल। ये यहूदी कौम की सबसे अहम तरीन जंग है। वो कहता है, सिपाही क्या कहता है? सिपाही कहता है आई टोल्ड माई सेल्फ माई ब्रेन इज ऑलरेडी स्क्रैच्ड अप एंड व्हाट्स अ फ्यू मोर स्क्रैचेस। उसने कहा कि मेरा दिमाग वैसे ही पक चुका है, थोड़ा बहुत और पक लेगा। यही होगा ना दोस्तों। अब यहाँ पे प्रोफेसर इयाल फ्रूचर हैं, ये आईडीएफ मेंटल हेल्थ डिवीजन के फॉर्मर हेड है, नेशनल काउंसिल फॉर पीटीएसडी के चेयरमैन है। उसने क्या कहा? वो कहता है इट्स पर्टिकुलरली अ बैड आइडिया टू टेक पीपल हु आर ऑलरेडी हाई रिस्क एंड सेंड देम बैक टू द बैटलफील्ड, द कॉन्सिक्वेंसेज कुड बी स्वेयर। ये बहुत ही फजूल ख्याल है कि जो लोग पहले से हाई रिस्क हैं उन्हें वापस बैटलफील्ड में, मैदान जंग में भेजा जाए, नताइज भयानक हो सकते हैं। आगे वो कहता है कि इट सीम्स दैट बिकॉज ऑफ द टेरेबल पर्सोनल शॉर्टेज द सिस्टम प्रेफर्स टू इग्नोर द रिस्क। यानी वो कहता है कि टेरेबल पर्सोनल शॉर्टेज है, यानी अच्छी खासी खतरनाक हद तक फौजियों की कमी है। इस वजह से सिस्टम ये रिस्क लेने को तैयार है कि जहनी तौर पे मफलूज फौजियों को मैदान जंग में भेजा जाए। ये इजराइल की खुद की मेडिकल अथॉरिटी कह रही है।
वो बोल रहा है कि हमारे पास फौजी नहीं है, जो हैं वो दिमागी तौर पे पागल हो चुके हुए हैं और सिस्टम इस बात को इग्नोर कर रहा है। अब यहां से इनकी आप डेस्परेशन, फ्रस्ट्रेशन का अंदाजा लगाइए। अब जरा यहां पर रुकिए, इजरायली फौज अंदर से कैसे टूट रही है। ये बजुबाने सिपाही खुदकुशी कर रहे हैं, सिपाही जो है वो अपनी जानें खुद ले रहे हैं दोस्तों। ये है हाल इजराइल का। अब मैं आपको लेकर चलता हूं यहां से इस्लामाबाद में कुछ और हो रहा है। 4 मुल्क मिल गए हैं बगैर अमेरिका के, बगैर इजराइल के। पाकिस्तान इस वक्त सबसे बड़ा बैक चैनल बन गया। दुनिया का इन्हसार पाकिस्तान पे। ईरान ने पाकिस्तानी जहाजों को हुर्मुज़ से गुजरने दिया, चाइना ने सपोर्ट किया, नेतन्याहू गायब है। 29 मार्च 2026 इस्लामाबाद 4 मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स इकट्ठे बैठते हैं। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ये मीटिंग अंकारा में होनी थी, लेकिन इस्लामाबाद में शिफ्ट हुई। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान अब अमेरिका और ईरान के दरमियान बैक चैनल है, प्रॉपर बैक चैनल है, बाकी कंट्रीज नहीं है। एनपीआर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान हैज इमर्ज्ड एज अ पॉसिबल पीस ब्रोकर इन द कॉन्फ्लिक्ट, पासिंग मैसेजेस बिटवीन द यूएस एंड तेहरान। मतलब पाकिस्तान अब अमन का यूं कह लें कि सबसे बड़ा मीडिएटर बन गया, सालिस बन के रह गया दोस्तों। पाकिस्तान को इस बात पर जो है डेफिनेटली फख्र है कि पाकिस्तान जो है वो इतना बड़ा काम कर रहा है। लेकिन नाजरीन, अब ईरान ने यहां पे क्या किया है। अल अरेबिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने 20 पाकिस्तानी एडिशनल फ्लैग्ड वेसल्स को यहां से जाने की इजाजत दी है। इसका मतलब समझते हैं आप कि ईरान भी सिर्फ पाकिस्तान पर भरोसा कर रहा है। यह आपको दिखने में बहुत छोटा कदम रख रहा होगा, लेकिन हुर्मुज़ बंद है, 70% से ज्यादा ट्रैफिक रुकी हुई है, ऑयल मार्केट्स अपसेट है, ग्लोबल शिपिंग जो है वो इस वक्त परेशान है और पाकिस्तान के झंडे वाले जहाज गुजर रहे हैं। ये एक सिग्नल था पूरी दुनिया को, ईरान का, कि मैं सिर्फ पाकिस्तान पर भरोसा कर रहा हूं। अब दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान के इस इकदाम से दुनिया को कौन कौन से शॉक्स लगे हैं। ये शॉक बहुत जरूरी है। जरा पहला शॉक समझिए। नेतन्याहू का प्लान क्या था? जंग से ईरान को तबाह करना। दूसरा जो है वो मुसलमान ममालिक को इन्वॉल्व करना, सऊदीया को, बहरीन को, दीगर ममालिक को। तीसरा रीजनल अलायंस बना के ईरान को आइसोलेट करना, तनहा करना। चौथा ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना। हुआ क्या? पहला फेलियर कहां पे होता है? जंग खत्म नहीं हुई, इस वक्त एट्रिशन में बदल गई है। एट्रिशन क्या होती है? जब दोनों साइड्स आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही हो, कोई डिसाइसिव विक्ट्री ना हो। ईरान का नुकसान तो हो रहा है, लेकिन इजराइल का भी उतना ही नुकसान हो रहा है। इसे कहते हैं एट्रिशन। आईडीएफ चीफ बोल रहा है कि हम कोलैप्स होने वाले हैं। 37,000 सिपाही दिमागी तौर पर मफलूज हैं। दूसरा फेलियर क्या हुआ है? खास तौर पे जो गल्फ कंट्रीज हैं वो इसमें ड्रैग नहीं हुए, वो इस जंग में एंटर नहीं हुए, बल्कि वो डी एस्केलेट करना चाह रहे हैं, जंग को नीचे लेके आना चाह रहे हैं। समझ रहे हैं आप? क्योंकि सऊदी अरेबिया का इस्लामाबाद में बैठना जो और अमन की बात करना, इस बात की निशानी है कि वो भी जंग को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। नेतन्याहू चाहता था कि पूरा गल्फ जंग में शामिल हो जाए, गल्फ ने इनकार कर दिया। तीसरा फेलियर, अमेरिका जीता नहीं है, वो अब निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इनिशियल डिस्कशंस फोकस्ड ऑन प्रपोजल्स टू रीओपन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। इब्तदाई मुज़ाकरात हुर्मुज़ खोलने के ऊपर फोकस थे। अमेरिका हुर्मुज़ खुलवाना चाहता है, ईरान को मारना अब उसके बस की बात नहीं है, इसलिए वो डील करना चाहता है। चौथा फेलियर जो हुआ है इसको, रीजनल अलायंस नेतन्याहू के खिलाफ पैदा हो गया है। सऊदी अरेबिया, तुर्की, इजिप्ट, पाकिस्तान, ये 4 ट्रेडिशनल अमेरिकन इत्तेहादी हैं। पाकिस्तान भी अमेरिकी इत्तेहादी है, इतना कोई हैरान होने की जरूरत नहीं है। ये मिल गए हैं बगैर अमेरिका के, बगैर इसराइल के। ये एक नए वर्ल्ड ऑर्डर का आगाज है, ये एक नई दुनिया का आगाज है दोस्तों। अब आप जरा समझने की कोशिश कीजिए कि इस्लामाबाद में पक क्या रहा है। एक डॉक्यूमेंट्री जो है ना, अगर आप डॉक्यूमेंट्री लैंग्वेज में देखें, इसको बोलते हैं स्टेबिलिटी एक्सिस। एक एक्सिस बना है, ठीक है, एक किला, एक मदार, जिसका जो मरकज है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान के बारे में लिखा गया द स्मार्ट मीडिएटर, सबसे समझदार सालिस जो सबको जोड़ रहा है। सऊदी अरब के बारे में लिखा गया अरब वेट का सेंटर, रीजन की बेस इकोनॉमी है, यानी अरब का जो सेंटर है वो सऊदी अरब को माना जाता है। तुर्की वो नेटो का गेटवे है, फ्रॉम विद इन यूरोप से जुड़ा हुआ है, लेकिन मुस्लिम वर्ल्ड का हिस्सा है। इजिप्ट रीजनल बैलेंस है, सबसे बड़ी अरब पॉपुलेशन वहां पर है। चाइना साइलेंट सपोर्टर है, खामोश बैठा देख रहा है, लेकिन बड़ी इकोनॉमिक पावर भी है। ये एक अलायंस, इस अलायंस को समझिए, ये अलायंस
क्या करा रहा है जो इजराइल नहीं करा सकता? पहला, वो जंग को एक फिरका वाराना कॉन्फ्लिक्ट में नहीं बदलने दे रहा, वो सुन्नी वर्सेस शिया नैरेटिव नहीं बनने दे रहा। दूसरा, एस्केलेशन की जगह निगोशिएशन चैनल्स खोल रहा है, यानी जंग बढ़ नहीं रही, मुज़ाकरात हो रहे हैं। तीसरा, ग्रेटर इसराइल प्रोजेक्ट का जो एक रास्ता है वो रोक दिया गया है। अगर और इंशाल्लाह अमन होगा, अगर अमन हो जाता है दोस्तों, तो फिर जंग की जस्टिफिकेशन खत्म हो जाएगी। और चौथा, जंग को अपॉर्चुनिटी से स्ट्रेटेजिक बर्डन में बदल रहा है। ये जंग अमेरिका और इसराइल के लिए एक मौका थी, अपॉर्चुनिटी थी, इसको उन्हीं पे बर्डन बना दिया है इस इत्तेहाद ने। नेतन्याहू के लिए ये जंग सर्वाइवल थी, जेल से बचने का रास्ता था, लेकिन अब यही जंग इसके गले का फंदा बन गई है, बोझ बन गई। अल जजीरा की रिपोर्ट में एक लाइन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो कहता है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन द डिप्लोमेटिक एफर्ट टू एंड दिस वॉर हैज शिफ्टेड टू पाकिस्तान कैपिटल। इस जंग को खत्म करने की जो डिप्लोमेटिक कोशिश है, उसका जो मरकज है, वो पाकिस्तान का दार हुकूमत शिफ्ट हो चुका हुआ है। अब जरा समझिए, पहले वॉशिंगटन डिसाइड करता था, फिर तेल अवीव इस पे अपना असर डालता था, अब इस्लामाबाद मरकज है। सीनियर पाकिस्तानी सोर्स ने अल जजीरा को बताया कि वी कैन टेक द हॉर्स टू द वाटर वेदर द हॉर्स ड्रिंक्स और नॉट, इट्स एंटायरली अप टू देम। हम घोड़े को पानी तक लेकर जाएंगे, घोड़ा पानी पीता है या नहीं पीता ये उसकी मर्जी। पाकिस्तान ने अपना काम कर दिया, ईरान से बात कर ली, अमेरिका से बात कर ली, रीजनल पावर्स को इकट्ठा कर दिया, प्रपोजल्स दोनों तरफ पहुंचा भी दिए। अब फैसला है तेहरान का और वॉशिंगटन का दोस्तों। अब जरा दोनों पिक्चर्स को एक साथ देखिए। इजरायली आर्मी कोलैप्स के दहाने पे खड़ी है। कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा, खुद उनका चीफ ऑफ स्टाफ कह रहा है। 4 मुल्कों का मिल जाना, पाकिस्तान का बैक चैनल बनना, ईरान का पाकिस्तान पे ट्रस्ट करना, चाइना का पाकिस्तान को और इस इत्तेहाद को सपोर्ट करना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पाकिस्तान शिफ्ट हो जाना, नेतन्याहू का अकेले रह जाना। ये सब क्या है? क्या नेतन्याहू ने यह सोचा था कि जंग से ईरान खत्म होगा? उसने तो यह सोचा था जंग से ईरान खत्म हो जाएगा, अमेरिका साथ देगा, बाकी ममालिक ज्वाइन करेंगे, इजराइल मजबूत होगा। हुआ क्या? जंग को 1 महीना हो गया, ईरान खत्म नहीं हुआ, अमेरिका एग्जिट ढूंढ रहा है, साथ नहीं कोई दे रहा उसका। बाकी जो ममालिक हैं वो डी एस्केलेशन लीड कर रहे हैं, ज्वाइन नहीं कर रहे, जंग का हिस्सा नहीं बन रहे। इजराइल की फौज कोलैप्स होने के नजदीक है, खुद उनका आर्मी चीफ कह रहा है। और इस्लामाबाद, वो शहर जो दुनिया के नक्शे पे थर्ड वर्ल्ड समझा जाता था, आज वो मरकज बना हुआ है। पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर के पास ईरान का मैसेज है। और अभी हालिया खबर यह है कि पाकिस्तानी मिनिस्टर जो हैं, फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब, वो आज चाइना जा रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है। और वो चाइना जाके वहां के सदर शी जिनपिंग को एतमाद में लेंगे, उनको बताएंगे। आप देखें कि इन 4 सरबराहान से, 4 ममालिक के 3 ममालिक के सरबराहान से मुलाकात करने के बाद वो चाइना क्यों जा रहे हैं? और चाइना भी कहीं ना कहीं इसका पार्ट है। आप देखें कि आज अमेरिका सुलह करना चाह रहा है, ईरान सुलह करना चाह रहा है, पाकिस्तान मरकज़ निगाह है और पाकिस्तान चाइना के साथ मशावरत कर रहा है। आप सोचिए कितना अकेला रह गया है अमेरिका, कितना अकेला रह गया है इजराइल। नाज़रीन, ये है वो मेरा तबसरा जो कि मैंने मुख्तलिफ दुनिया के बड़े जाने माने एनालिस्ट के तबसरों से डिराइव किया और आप तक पहुंचाया है, और इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है कि इजराइल की फौज के अंदर क्या हो रहा है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं। और अगर आप मुझसे लाइव मुलाकात करना चाहते हैं, जो कि मैं हर दूसरे तीसरे दिन लाइव आता हूं और हमारी बड़ी मजे की गुफ्तगू होती है, तो फेसबुक चैनल को फॉलो नहीं, सब्सक्राइब भी करना है आपने। अपना बहुत ख्याल रखिए नाजरीन, अल्लाह निगहबान।